हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय साफरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा या चर्चा करूंगा। ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। हमने पिछले वीडियो में जाति का मीनिंग, जाति की विशेषताएं और जाति और वर्ण में क्या अंतर है वो बताया था। आज हमारा जो टॉपिक, ये चर्चा का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। जाति जैसी जटिल और विचित्र व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद था। जाति सदैव बड़ी परिवर्तनशील संस्था रही है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी निश्चिततापूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कितने भारतीय विदेशी विद्वानों ने जाति प्रथा के उद्भव के प्रश्न को सुलझाने के लिए अपने अपने विचारों को, इन्होंने सिद्धांतों को इन्होंने जन्म दिया। जाति व्यवस्था की ऐतिहासिकता को समझने के लिए इसकी उत्पत्ति के लेकर के जो सिद्धांत निर्मित हुए, उन सिद्धांतों पे हम चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले जो सिद्धांत है जिस उत्पत्ति को लेकर बनाया गया है वो है परंपरागत सिद्धांत, यानी ट्रेडिशनल थ्योरी। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का जो स्रोत था वो वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियां, धर्मशास्त्र रहे हैं। ऋग्वेद के अनुसार अगर बात करें तो ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्यों का शूद्र से, नहीं वैश्यों का उदर से यानी पेट से, और निम्न श्रेणी के जिन शूद्र का जो वर्ण उत्पत्ति का जो वर्णन है इसमें वो पैरों से बताया गया ऋग्वेद के अनुसार। इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व के एक कथा के अनुसार कृष्ण ने 100 ब्राह्मणों, 100 क्षत्रियों, 100 वैश्यों, 100 शूद्रों को जन्म दिया और इसी सारी सृष्टि की रचना हुई। गीता में भी कृष्ण ने कहा कि मैंने चारों वर्णों की रचना व्यक्तियों के गुण एवं कर्म के आधार पर की है। मनुस्मृति में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति मानी गई, किंतु जातियों की उत्पत्ति के लिए मनु प्रतिलोम विवाह और वर्ण संक्रमता को उत्तरदायी मानते हैं। और महाभारत एवं गीता में भी वर्ण संकरता को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इसकी समालोचना जो हुई वो इस प्रकार हुई कि यह सिद्धांत जाति की नहीं बल्कि वर्ण की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। वर्तमान वैज्ञानिक और तार्किक युग में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से जातियों की उत्पत्ति हुई है, अतः यह सिद्धांत अवैज्ञानिक और अतार्किक है। तो परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल जो थ्योरी थी उसकी इस तरह से समालोचना हुई। दूसरा सिद्धांत इसके संबंध में आया रेसिकल थ्योरी अर्थात प्रजातीय सिद्धांत। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि जाति प्रथा का जो उद्गम है वो प्रजातीय भिन्नता एवं प्रजातीय मिश्रण के कारण हुआ, जिसमें मजूमदार, रिजले, दत्ता साहब, राय आदि प्रमुख थे। और रिजले ने प्रजातीय मिश्रण और अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया। उनका यह विचार था कि जाति प्रथा आर्यों की देन है। आर्य लोग भारत से जब भारत में आए तो अपने साथ ही वहाँ की समाज व्यवस्था भी लाए और वहाँ समाज 4 भागों में बटा हुआ था। उन्होंने उसी व्यवस्था को भारत में भी लागू की। इसके अतिरिक्त आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में भी आए। जब उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी द्रविड़ों को हराया तो उनमें विजेता होने से श्रेष्ठता के का भाव पैदा हुई। तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को की जो प्रजाति, शारीरिक रचना एवं संस्कृति से अपने को श्रेष्ठ समझा। क्योंकि आर्य बाहर से आए
तथा अपने साथ स्त्रियों को नहीं लाए थे। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से विवाह किया। इससे क्या हुआ, अनुलोम विवाह जो वो प्रारंभ हुआ। किंतु बदले में उन्होंने आर्य लड़कों का विवाह द्रविड़ लड़कियों से करने पर रोक लगा दी। तो इससे क्या, प्रतिलोम विवाह जो वो निषिद्ध हो गए। जब आर्य लोगों में स्त्रियों की आवश्यकता पूरी हो गई तो उन्होंने अनुलोम विवाह पर भी रोक लगा दी। किंतु जब कभी भी अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के नियमों की अवहेलना हुई तो ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर माना गया और इस समूह को एक नवीन जाति का दर्जा दिया गया। इस प्रकार जातियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। विभिन्न समूहों में वर्ग भेद भी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार रिजले ने यह कहा था कि प्रजाति संघर्ष ने अनुलोम विवाह ने प्रजाति मिश्रण को और प्रजाति मिश्रण ने वर्ण संकरता एवं वर्ग भेद को जन्म दिया। डॉक्टर घुरिये ने भी प्रजाति सिद्धांत को स्वीकार किया। वे आर्यों और अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क को जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मानते थे। रक्त शुद्धता की भावना के कारण ही आर्य और अनार्यों में कई उच्च और निम्न समूह बन गए। इस प्रकार जाति व्यवस्था का आदि जो स्रोत व आर्य और द्रविड़ों के बीच पाया जाने वाला प्रजाति भेद था। इसी प्रकार से डॉक्टर मजूमदार भी रिजले के प्रजाति सिद्धांत से सहमति व्यक्त करते हैं। उनका मत है कि आर्य जब भारत में आए उससे पहले उसमें 3 वर्ग थे जो परस्पर विवाह नहीं करते। भारत में आने पर द्रविड़ों को उन्होंने निम्न श्रेणी में रखा और आर्यों के आने के बाद भी समय समय पर अनेक अन्य प्रजाति जो समूह आक्रमणकारी के रूप में आते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातीय समूह के जो पारस्परिक संपर्क और सांस्कृतिक संघर्षों के कारण भारत में विभिन्न सामाजिक समूह का निर्माण हुआ, जिन्होंने जातियों का रूप ग्रहण कर लिया। फिर इस सिद्धांत की समालोचना हुई। जाति की उत्पत्ति में प्रजातीय मिश्रण एक महत्वपूर्ण कारक रहा, किंतु इसका एकमात्र कारण प्रजाति मिश्रण एवं सांस्कृतिक संपर्क को नहीं माना जा सकता। ऐसा करके हम अन्य कारकों की अवहेलना करते हैं। हट्टन भी कहते हैं कि प्रजातियों में खान पान एवं छुआछूत संबंधी कोई निषेध नहीं पाए जाते, जबकि जाति में पाए जाते हैं। यदि प्रजाति ही जाति की उत्पत्ति का आधार है तो जाति में छुआछूत व खान पान के निषेध क्यों पनपे? प्रजाति से जाति का जन्म हुआ तो दुनिया में दूसरे भागों में प्रजाति संपर्क होने पर जाति प्रथा क्यों पनपी? ऐसा भारत में क्यों हुआ? तो इस बातों को लेकर के इस सिद्धांत की आलोचना हुई। इसके संबंध में तीसरा सिद्धांत है रिलीजियस थ्योरी, अर्थात धार्मिक सिद्धांत। तो रिलीजियस थ्योरी के अंतर्गत हम जो इसके विचारधार मानने वाले जो प्रमुख थे वो थे होकार्ट और सोनार्ट। होकार्ट का यह कहना था कि धार्मिक क्रियाएं अथवा कर्म कांडों के कारण ही जाति प्रथा का उद्गम हुआ। प्राचीन भारत में धर्म का अत्यधिक महत्व था। धार्मिक कार्यों की अभिव्यक्ति यज्ञ, हवन, देवताओं को बलि चढ़ाकर की जाती थी। तो इन कर्मकांडों को करने वाले विभिन्न ग्रुप थे, समूह थे, जैसे ब्राह्मण मंत्रोच्चारण एवं हवन का कार्य करवाते, माली पुष्प लाने तथा नाई हजामत एवं निमंत्रण देने का कार्य करते थे। तो इन भिन्न भिन्न समूहों की सामाजिक स्थिति उनके कार्यों की पवित्रता के अनुसार ऊंची व नीची थी। तो ये स्थिति समूह को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही और ऐसे समूह बाद में चल करके जाति के रूप में विकसित हुई। तो इस प्रकार से धार्मिक क्रियाओं ने जाति को जन्म दिया। इसी प्रकार सोनार्ट ने होकार्ट के सिद्धांत की कमी को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास से संबंधित निषेधों के आधार पर जाति की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। उनका यह विचार था कि पारिवारिक पूजा और कुल देवता को चढ़ाया जाने वाला भोजन में जो भिन्नता एवं निषेधों के कारण ही जाति प्रथा का जन्म हुआ। अब इनकी भी आलोचना ये कह के हुई थी कि दोनों ने जाति की उत्पत्ति के लिए धर्म को ही उत्तरदायी माना है, जबकि यह सिद्धांत एकांगी है। इसमें अन्य पक्षों की अवहेलना की गई, यह कह के आलोचना हुई। नंबर 4 सिद्धांत जाति उत्पत्ति के संदर्भ में था व्यावसायिक सिद्धांत, ऑक्यूपेशनल थ्योरी।
और इस सिद्धांत के जन्मदाता थे नेस्फील्ड। तो दहलमन तथा बलंट भी इस सिद्धांत के समर्थकों में से गिने जाते हैं। नेस्फील्ड प्रजाति एवं धर्म के स्थान पर व्यवसाय को जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानते थे। इनका यह कहना था कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। एक व्यवसाय विशेष करने वाले लोगों ने अपनी ही एक जाति का घोषित कर दी और व्यवसाय की उच्चता और निम्नता और उनकी पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर तय होती गई। जिस व्यवसाय को समाज में ऊंचा और पवित्र माना जाता उन्हें अपनाने वाली जाति भी समाज में ऊंची मानी गई। अपवित्र और निम्न समझे जाने वाले जाति को सामाजिक स्थिति भी निम्न मानी गई। इस प्रकार से इन्होंने व्यावसायिक सिद्धांत को जाति प्रथा को का एक उत्तरदायी कारक माना। फिर इनकी कल जो आलोचना हुई वह हट्टन ने कही कि व्यावसायिक संघ दुनिया के दूसरे भागों में भी रहे हैं, फिर वहाँ जातियाँ क्यों नहीं बनी, भारत में ऐसा क्यों हुआ। और इसी संदर्भ में डॉक्टर मजूमदार भी कहते हैं कि इस सिद्धांत में प्रजातीय तत्वों की अवहेलना हुई, जबकि प्रजाति भी जाति की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। इसी प्रकार से पांचवा जो सिद्धांत बताया गया वो था राजनीतिक सिद्धांत या ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में डॉक्टर घुरिया का नाम आता है और अब्बे डुबोय का भी नाम आता है। अब्बे डुबोय का यह कहना था कि जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है जो उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए निर्मित की। और गुरिया साहब का यह मत था कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया। तो आपकी यह मान्यता थी कि आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान था और यह संस्कृति जो है मुख्यतः गंगा के मैदान में ही पनपी और जाति के मुख्य आधार भी इसी क्षेत्र में पनपे। यदि हम ब्राह्मणों को दिए गए अधिकारों को देखें तो यह सिद्धांत कुछ सीमा तक सही प्रतीत भी होते हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत की बात है, इसकी भी आलोचना हुई। जाति प्रथा की उत्पत्ति केवल ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जाति प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है और इस ब्राह्मण की इस चतुर योजना को किसी ने भी नहीं समझा, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति के लिए अन्य कारण भी उत्तरदायी रहे होंगे, ये कह के इन्होंने आलोचना हुई। नंबर 6 सिद्धांत है आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन हट्टन ने 1861 की जनगणना रिपोर्ट में प्रजाति सिद्धांत की आलोचना के दौरान किया। विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले विवाह एवं खान पान संबंधी निषेधों को समझाने के लिए हट्टन ने माना का सहारा भी लिया। माना एक रहस्यमयी, अलौकिक व अव्यक्तिक शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। तो ये स्पर्श से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में आ जा सकती है। इसका प्रभाव अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है। इसलिए माना में विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पर्श से डरते हैं और अन्य शक्तियों एवं समूह के माना से बचने के लिए ही अंतर्विवाह, खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी निषेध लागू किए गए। आर्य जब भारत में आए तो उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव ने भारत में ऊंच नीच के भेदभाव को अपनाया। आर्यों में पहले से सामाजिक वर्गों की निश्चित श्रेणी थी और भारत के मूल निवासियों में भी माना की शक्ति के आधार पर अनेक निषेध पाए जाते हैं। समूह विभाजन भी था, किंतु यहाँ के मूल निवासियों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। यहाँ आर्यों के प्रभाव के कारण ही पैदा हुआ। हट्टन ने जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए अनेक कारकों में जैसे भौगोलिक पृथक्करण, खान पान संबंधी निषेध, माना में विश्वास, विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों का संघर्ष, वर्णों का विकास, प्रशासकों की आर्थिक एवं प्रशासकीय नीतियाँ आदि के प्रभाव को स्वीकार किया। फिर भी इसके सिद्धांत को लेकर आलोचना हुई। आलोचना के संदर्भ में मजूमदार मदान कहते हैं कि माना की धारणा विश्व की सभी जनजातियों पाई जाती है
फिर भारत में ही उसके आधार पर जाति की उत्पत्ति क्यों हुई? जब हट्टन स्वयं यह मानते हैं कि जाति की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योग रहा है, तो फिर माना या आदिम संस्कृति के आधार पर इस संस्था के उद्भव को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यह कह के उन्होंने आलोचना की। अब अंतिम सिद्धांत है, वो है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत भी जाति प्रथा की उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और अनेक कारकों की अवहेलना की गई। जाति प्रथा एक जटिल संस्था है। इसके उद्गम और विकास में अनेक तत्व उत्तरदायी रहे हैं। जाति प्रथा एक लंबे विकास का परिणाम है, जिस पर धर्म, प्रजाति, भौगोलिक एवं राजनीतिक कारकों, सांस्कृतिक संपर्क, रक्त की शुद्धता की भावना, व्यवसाय एवं कर्मकांड आदि का प्रभाव रहा है। तो हट्टन ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए लिखा भी है कि यह बात जोर देकर कही जाती है कि भारतीय जाति प्रथा कई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों की अंतर्क्रिया का स्वाभाविक परिणाम है, जो अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार सम्मिलित रूप में नहीं पाए जाते। तो कहने का तात्पर्य यह स्पष्ट है कि जाति प्रथा को जन्म देने में किसी एक कारक का नहीं बल्कि अनेक कारणों का योगदान रहा है, और इसी वास्तव में इसकी उत्पत्ति नहीं बल्कि उद्विकास हुआ। थैंक यू।